आप सही कहते थे, वो गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु और मैं आज आपको KGF चैप्टर 2 एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको चैप्टर 1 का थोड़ा बता देता हूँ। तो चैप्टर 1 में हमने देखा कि गरुड़ा को रॉकी ने मार दिया और वहाँ के सारे लोग रॉकी के साथ खड़े हो गए और रॉकी वहाँ का सुल्तान बन गया और वो वहाँ पे राज करने लगा। रॉकी ने गरुड़ा के छोटे भाई विराट को भी मार दिया, जिससे आगे जाकर उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। तो अब हम आते हैं पार्ट 2 के स्टार्टिंग में। यहाँ हमें आनंद इंगलगी को दिखाया जाता है, जिसने एल डोराडो बुक लिखी थी और उन्होंने सिर्फ आधी कहानी मीडिया वालों को बताई थी, लेकिन उन्हें अब ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो मरने की कगार पर है। वहाँ मीडिया रिपोर्टर दीपा हेगड़े और उनकी टीम उनसे मिलने आती है, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से होती है। विजेंद्र इंगलगी कहता है कि मेरे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस बुक के लिए और उनके लिए KGF ही सब कुछ था। दीपा हेगड़े उनसे पूछते हैं कि इस कहानी के आगे क्या हुआ, क्या आपको पता है? तो वो कहता है कि मुझे भी ठीक से नहीं पता। गवर्नमेंट का ऑर्डर्स पर सारे बुक जला दी और शायद मेरे पिताजी की लाइब्रेरी में हमें अगले पार्ट की बुक मिल सकती है। और फिर विजेंद्र और बाकी सारे मीडिया टीम उनकी लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को ढूंढने लगते हैं और शुरुआत होती है KGF चैप्टर 2 की कहानी। और अब आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए चलते हैं KGF यूनिवर्स की दुनिया में। यह वार्ड बॉय को KGF चैप्टर 2 की बुक मिलती है और विजेंद्र कहानी बताना शुरू करता है। स्टार्टिंग में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि KGF की फ़ोटो पेपर में छपवाना चाहता है, लेकिन कोई भी रॉकी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। यह CBI ऑफिसर राघवन भी रॉकी के खिलाफ सबूत ढूंढते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, CBI की भी नहीं। गरुड़ा को मारने के बाद सब लोग पाली में मिलने आते। इस मीटिंग में राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, एंड्रयूज और कमल आते, क्योंकि वह विराट का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रॉकी अभी भी जिंदा है और रॉकी भाई हेलीकॉप्टर में से एंट्री करते हैं फुल स्टाइल से। सारे तरफ नगाड़े बज रहे होते और रॉकी की एंट्री होती है और सारे लोग चौंक जाते क्योंकि उन्हें इसकी ज़रा से भी खबर नहीं थी और सब रॉकी को देखते रहते। रॉकी रीना से कहते कि मैं तुम्हें यही रखने वाला हूँ क्योंकि तुम मेरी एंटरटेनमेंट हो। ये सुनकर कमल को गुस्सा आता है और वो रॉकी को धमकी देता है। वहाँ बैठे सारे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर वो रॉकी को भला बुरा कहने लगता है और रॉकी सीधा उसे गन से शूट करता है और उसे परमानेंटली चुप कर देता है और सारे यह देखकर चौंक जाते हैं और रॉकी रीना को लेकर निकलता है। यहाँ हमें फरमान को दिखाया जाता है जो कि कोस्ट गार्ड होता है और उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होती है। फरमान कहता है कि रॉकी भाई ने न जाने कितना किया है हमारे लिए, खाना, कपड़ा, मकान सब कुछ दिया, मैं अपनी जान भी दूंगा उसके लिए, और गन पकड़ कर खड़ा रहता है। यहाँ रीना अपने रूम में आती है और वो बहुत गुस्से में होती है और गन से शूट करने लगती है और तभी वह रॉकी आता है और उसे प्यार से समझाता है, लेकिन वो रोने लगती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर रॉकी अपने आदमी को लेके अंडरग्राउंड टनल में से वानरम से मिलता है और सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी उसे मारता नहीं बल्कि उससे डील करता है और वानरम रॉकी के गार्ड्स को ट्रेनिंग देता है कि गन कैसे चलानी है और उसकी पूरी सेफ्टी का ध्यान अब यही रखेगा। और डील के मुताबिक रॉकी उसे आज़ाद करता है और उसे शूट करने के लिए कहता है और निशाना सीधे बीच में मारता है और ट्रेन लोगों को चेक पोस्ट नंबर 1 पर भेजने के लिए कहता है। या फिर सारे पार्टनर्स रॉकी से मिलने आते हैं, तभी रॉकी कहता है कि इसे सेक्टर 1/9 क्यों कहते हैं, मुझे अब पता चला, अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। और वो सारे माइंस को खोल देता है और पहले से ज़्यादा सोना अब मिलने वाला है क्योंकि वह अब पूरे 9 माइंस हो गए। सूर्यवर्धन ने सब छुपा के रखा था, लेकिन रॉकी ने ये कोड भी अनलॉक किया और सिर्फ 2 साल में ही सारा सोना निकालने का प्लान किया। और ये बात कहकर चला जाता है और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर रॉकी ने जिस लड़की को बचाया था वो उसका नामकरण करता है और उसका नाम शांति रखता है। यह फरमान चेक पोस्ट जाने के लिए निकलता है और उसकी अम्मी को उसकी बहुत चिंता होती है और वो उसे देखती रहती है। यह CBI वाले मीटिंग करते हैं और उनमें से एक कहता है कि यह सब कंट्रोल करने वाला कोई अंदर का नहीं बल्कि बाहर वाला है। यह सारे लोग सोच रहे होते हैं कि रॉकी को कैसे हराए और यहाँ डिवाइसेस पार्टी के लोग गुरु पांडियन की सरकार को कैसे गिराए ये सोच रहे होते हैं। यहाँ शेट्टी को भी फ़ोन आता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी कुर्सी अब खतरे में है, अगर तुम्हें बचना है तो इनायत खलील को फ़ोन करो। और सारे लोग रॉकी को कैसे हराए ये सोचने लगते हैं। फिर रॉकी देखने आता है कि कितना सोना निकाला है और वो वहाँ के लोगों से कहता है कि ये सोना बहुत ही कम है, मुझे और सोना चाहिए और माइनिंग दिन रात चलनी चाहिए। तभी वहाँ के मजदूर से एक बॉक्स नीचे गिरता है और उसमें से एक तलवार नीचे गिरती है और सब लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वानरम कहता है कि ये आदिरा की तलवार है, वो बहुत ही डेंजर है और वो कहता है कि आदिरा होता तो तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं होते। सबको लगता है कि वो मर गया है। यह रात को आउटपोस्ट 1 पर हमला होता है और वहाँ के गार्ड्स मर जाते हैं। फरमान उस ब्रिज को जलाता है, लेकिन तभी आदिरा की एंट्री होती है और वो उस ब्रिज को नीचे गिरने से बचा लेता है और फरमान के सर पर तलवार रखता है।
फरमान कहता है कि तुम हमारे भगवान, रॉकी को कुछ नहीं कर सकते। और आदिरा उसे कहता है कि वो मैं देख लूँगा, और फरमान और बाकी सारे लोगों को मार देता है। यहाँ एंड्रू और कमल राजेंद्र देसाई को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हम रॉकी को मार सकते हैं अगर इन्ना बाहर आई तो। राजेंद्र पूछता है कि ये कैसे होगा, और उसे थोड़ा शक होने लगता है, और तभी एंड्रू उसे गोली से मार देता है। फिर सारे न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ आती है और इन्ना भी ये देख लेती है और गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और वहाँ आदिरा के आदमी तैयारी बैठे होते हैं उसे किडनैप करने के लिए। यहाँ रॉकी को ये बात पता चलती है और वो अपनी लेजेंडरी कार फोर्ड मस्टैंग लेकर उनके पीछे चला जाता है और उनके पीछे आता है और बहुत गुस्से में होता है और उनके गाड़ियों को उड़ा देता है। यहाँ कमल एंड्रू से कहता है कि हमारा प्लान कामयाब हुआ है और रॉकी बाहर आ गया है। थोड़ी बहुत फायरिंग होने के बाद वो आदिरा के इलाके में आता है और उनके आदमी से फाइटिंग करता है और उन्हें मार कर वो आगे बढ़ता है, मगर उसे ये नहीं पता कि ऊपर आदिरा खड़ा है और वो बंदूक से उसे शूट करने की तैयारी कर रहा है। यह आदिरा का एक आदमी रीना को अंदर तक लेके जाता है और उसके हाथ को ज़ोर से दबाता है और रीना को बहुत दर्द होता है और ये देखकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और रॉकी उन गुंडों को बहुत दर्दनाक मौत देता है और मारते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर एक बोर्ड पर पड़ता है जिस पर लिखा होता है कि डेंजर कॉटेशन आइड, और उसे कुछ समझने से पहले ही उसे गोली लगती है और वो नीचे गिरता है। रीना ये देख कर रोने लगती है और आदिरा उसके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मारना इतना आसान होगा, और उसे छोड़ देता है ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि मेरे खिलाफ जाने पर क्या हाल होता है। सारे लोग रोने लगते क्योंकि वो रॉकी को अपना मालिक समझते और सारे लोगों में फैल जाता है कि आदिरा जिंदा है और सारे डर जाते। और उनमें से एक गार्ड आकर कहता है कि ब्रिज पर जो गार्ड गए थे वो सारे मर गए हैं और उनको मारने वाला आदिरा है। ये सुनकर सारी माएँ रोने लगती है और जिसमें फरमान की माँ भी होती है। यह डॉक्टर रॉकी को इलाज करते हैं और इन्हें भी ये सब देख रही होती है। यहाँ डिवाइसेस में गुरु पांड्यन की वोटिंग होती है लेकिन सब बिके हुए होते हैं और कोई भी गुरु पांड्यन के साथ नहीं होता और उनकी सरकार नीचे गिरती है। 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये देखकर गुरु पांड्यन भी शॉक हो जाता है और अगले तारीख को वोटिंग होगी, ऐसा कोर्ट जज कहते हैं। यह सब तरफ खबर फैल जाती है कि रॉकी को गोली लगी है और आदिरा भी वापस आ गया है। यहाँ शेट्टी भी रॉकी के लोगों को खाने पर बुलाकर उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार देता है और पश्चिमी तट अपने कब्जे में लेता है और सारे सिटी में रॉकी के लोगों को मार देता है। और ये सुनकर शेट्टी खुश हो जाता है। वनरम उन लोगों से कहता है कि सोने से भरे ट्रक को बाहर जाने से रोको, मगर ट्रक तो कब के बाहर निकल चुके थे और आदिरा के आदमी उस ट्रक को उड़ा देते। यह आदिरा रॉकी को मैसेज भेजता है कि केजीएफ के बाहर कोई ना आए और पूरा ट्रक उन कोस्ट गार्ड्स की डेड बॉडी के साथ भेजता है और ये देखकर सारे लोग रोने लगते हैं। यह वनरम सिक्योरिटी टाइट करता है और एंड्रू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। विजेंद्र इंगल की यह सब कहानी दीपा को सुना रहे होते और दीपा कहती कि अब तो सब खत्म हो गया, दिल्ली में सरकार गिर गई, रॉकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके आदमी मर गए, शेट्टी ने पश्चिमी तट अपने कंट्रोल में लिया, अब क्या होगा रॉकी का, क्या रॉकी बच पाएगा? या रॉकी का जो इलाज कर रहा होता है वो डॉक्टर कहता है कि जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, बाकी अब भगवान के ऊपर। और रॉकी को बहुत दर्द होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे उसकी माँ दिखती है और वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब फिर रॉकी शांत हो जाता है। सुबह उठकर देखता है तो रीना उसके पास रात भर बैठी हुई है और उसे खाना खिलाती है और उसकी देखभाल करती है। तभी शेट्टी उसे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम यहीं ठीक थे, मेरे पैर दबाते तो तुम्हारा भला होता, और आते वक्त तुम्हारी रानी को भी लेकर आना, और फ़ोन रखता है। रॉकी को बहुत गुस्सा आता है मगर कुछ नहीं कर सकता था। तभी वह फरमान की माँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, और वो कहती है कि मेरे बेटे की लाश को वापस लाओ। और तभी रॉकी के गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। रॉकी रीना से कहता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम लोग वेकेशन पर चलते हैं, और बहुत सारा सोना लेकर वो हेलीकॉप्टर से चला जाता है। वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि रॉकी ऐसा क्यों कर रहा है। या छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे होते। तभी वानरम आता है और कहता है कि शेर ऐसा शिकार नहीं करता, वो चुपचाप लैंडिंग करता है। और तभी उसे रॉकी का प्लान समझ आता है और यहाँ रॉकी सीधा इनायत खलील से मिलने जाता है दुबई में। रॉकी इनायत खलील को ऑफर देता है कि मैं आपका माल डिलीवर करूँगा और डील करने की कोशिश करता है। तभी खलील कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, अब हार गए हो तुम। मगर इनायत खलील को क्या पता रॉकी का प्लान। रॉकी अपने उसी चाचा को फ़ोन करता है जब वो बीमार होता है और अपना प्लान बताता है, और सारे लोग वापस खड़े होते हैं और शेट्टी और बाकी के लोगों पर अटैक करते हैं। और 5 मिनट के अंदर सारा गेम रॉकी पलट देता है और हाथ में कालाशनिकोव गन लेकर इनायत खलील की तरफ करता है और सारे डर जाते हैं। और खलील को फ़ोन आता है जिसमें एक आदमी कहता है कि पश्चिमी तट रॉकी के कंट्रोल में आ गया है, और खलील भी शॉक हो जाता है और ये सीन पे इंटरवल हो जाता है। यह दीपा विजेंद्र से कहती कि उसने इनायत से डील की और क्या उसने बाकी गोश्त भी अपने कंट्रोल में लिए। तभी विजेंद्र कहता है कि
हाँ, उसने सब कुछ वापस लिया और वो भी अपने स्टाइल में। यह वानरम को फ़ोन आता है कि ट्रक्स को वारका भेजो और वानरम ट्रक्स भेज देता है। यह अधीरा और उसके आदमी वहाँ होते ही और एक ट्रक को बम से उड़ा देते। तभी एक ट्रक में से रॉकी बाहर निकलता है और भाई साहब जो गन शूट करने की एक्टिंग करता है, लेकिन सबको ऐसा मजाक लगता है और ऐसा भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि सामने उसकी मौत खड़ी है। और ट्रक में से रॉकी के आदमी बाहर निकलते हैं और सारों के पास कालाश्निकोव गन होती है और जो फायरिंग करते 5-10 मिनट तक ठुफ 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 ठुफ। आदिरा का कुछ समझ नहीं आता और सारे लोग घायल हो जाते हैं। फिर रॉकी उनके पास आता है और अपना डायलॉग कहता है और वो उस आदमी का हाथ पकड़ता है जिसने रीना को किडनैप किया था और उसे दर्द दिया था, और रॉकी उसका हाथ काट देता है। रॉकी अधीरा को माफ़ करता है और नहीं मारता और कहता है कि केजीएफ हमेशा मेरा ही रहेगा। और अधीरा के लोग अधीरा को लेकर चले जाते हैं। यह कोर्ट में वापस वोटिंग होती है और वापस गुरु पांड्यन की सरकार आती है क्योंकि रॉकी के चाचा सब वोटर्स को प्यार से समझाते हैं। यह अधीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसे बहुत दर्द होता है और डॉक्टर से कहता है कि ये बड़ा टुकड़ा मत निकालो, दर्द होने दो, जिससे रॉकी को मारने की भूख और बढ़ेगी। यहाँ रॉकी बचे हुए लोगों को लाता है जो आउटपोस्ट 1 में मरे थे और फरमान की माँ की इच्छा भी पूरी हो जाती है। यह शेट्टी को समझ आता है कि यह गेम में पलट चुका है और वो बहुत डर जाता है और रॉकी मुंबई उसे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में कहा, मुझे कुछ नहीं बुरा लगा, मगर तुमने मेरे जाने के बारे में बात किया। और वो सीधा उसे ठोक देता है और सारे लोग रॉकी के साथ खड़े होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन रॉकी को ये सोना बहुत कम लगने लगता है और वो माइनिंग और बढ़ाता है। यहाँ गुरु पांड्यन रॉकी को रमिका सेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते। वो कहते कि अगर हमारी सरकार नीचे गिरी तो वो आएगी, बच के रहना। तो रॉकी कहता है कि वो मैं देख लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर कहानी चलती है 1981 में। यह दीपा कहती कि अब रॉकी के पास तो सब कुछ था। तभी विजेंद्र कहता है कि सिर्फ एक इंसान उसे नीचे गिरा सकता है और वो है रमिका सेन। यह इलेक्शन ईयर दिखाया जाता है और वो स्पीच देती है और उससे सख्त नफरत होती है जो गलत काम करते हैं और उसके खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं करता। यहाँ दिल्ली में सीबीआई ऑफिसर राघवन रमिका सेन से मिलने आते। पहले तो रमिका को ये सब छोटे मोटे केस लगती है, लेकिन जब राघवन सब कुछ डिटेल में बताता है तो रमिका कहती है कि मैं खुद इस केस को हैंडल करूँगी। राघवन उसे केजीएफ और रॉकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे उसने ये एम्पायर खड़ा किया और क्यों उसके खिलाफ कोई जाने की ज़रूरत नहीं करता और उसके पास बहुत बड़े आर्मी है और सारे लोगों के लिए वो भगवान है, इसलिए हम वहाँ जा भी नहीं सकते। करीबन 15 लाख लोग वहाँ रहते हैं और रॉकी ने सारी दुनिया पर कंट्रोल किया है। वो अपने केजीएफ के ऊपर से एरोप्लेन तक को जाने की परमिशन नहीं देता। मगर केजीएफ अब दिखता कैसे कि किसी को नहीं पता, मगर हमारे पास एक फ़ोटो है और वो दिखाता है और जिसे देखकर सारे लोग देखते रह जाते हैं क्योंकि रॉकी ने पूरे केजीएफ का नक्शा बदल कर रखा होता है और वो वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी करता है और सारे लोगों को फैसिलिटीज़ बना कर देता है और सब कुछ उसने वहाँ नया किया होता है। या रॉकी के आदमी एक रिपोर्टर को पकड़ते हैं जो कि वहाँ फ़ोटो खींच रहा होता है और रॉकी उसे मारता नहीं, बल्कि वो कहता है कि तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। और रॉकी उससे कहता है कि तुम बिंदास स्टोरी लिखना। यार रमिका सीबीआई राघवन से कहती है कि तुम रेड डालो, मैं तुम्हें सारी अथॉरिटीज़ देती हूँ। और रॉकी के सारे इलाकों पर रेड पड़ती है और उनके आदमी और मालिकों को पकड़ते हैं और राघवन रॉकी के पीछे हाथ धो के पड़ा होता है। यार रॉकी अपने घर के बाहर बैठा होता है और रीना भी सामने बैठी होती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और रीना को बहुत गर्मी होती है। तो तभी वो रॉकी से कहते हैं कि तुमने कहा था कि मुझे रानी की तरह रखोगे, देख रहे हो मैं। तो तभी रॉकी अपने आदमी से कुछ बात करता है और सीधा हेलीकॉप्टर ऊपर बुलाता है ताकि उसके रानी को गर्मी ना हो। देखा रॉकी भाई का स्वैग। और यहाँ एक और सीबीआई रेड पड़ती है जिसमें रॉकी के आदमी सारा माल उठा कर चले जाते हैं, लेकिन सीबीआई के एक आदमी को एक गोल्ड का बिस्किट मिलता है जो कि भागते हुए गिरा था। यह रॉकी गन्स देख रहा होता है और चाचा रॉकी से कहते हैं कि सब सील कर दिया है और वह इनायत खलील फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और रॉकी से कहता है कि एक इलाके पे रेड पड़ी है, हमारे सारे आदमी भी भाग गए और माल भी हमने निकाला, मगर एक सोने का बिस्किट रह गया। ये सुनकर रॉकी को गुस्सा आता है और वो बड़ी माँ को लेकर पुलिस स्टेशन में चला जाता है। यह स्टेशन में एक छोटा लड़का चाय दे रहा होता है और वो उन पुलिस की बात सुनता है और उसे समझ आता है कि इनकी अब खैर नहीं होने वाली। लेकिन तभी वहाँ रॉकी की एंट्री होती है और सारे पुलिस वाले डर जाते हैं और रॉकी अपना सोने का बिस्किट लेकर निकलता है और सारे पुलिस वाले चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। और रॉकी बड़ी माँ को निकालता है और टेस्ट करता है और वह वो छोटा बच्चा जो चाय बेच रहा होता है वो मस्त मूंगफली खाने बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है कि अभी एक्शन होने वाला है और टाइम आ गया है बड़ी माँ का। और रॉकी उस एक बिस्किट के लिए पूरे स्टेशन को उड़ा देता है
जब तक गन में से बुलेट्स ख़त्म नहीं हो जाती तब तक, और तब जाकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और पेपर में छप जाता है कि पुलिस स्टेशन शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया। यार रमिका को ये बात समझ आती है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और रॉकी को समझ आता है कि अब ये मैटर काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। रॉकी सारे कंसाइनमेंट को रोक देता है और सारे गोल्ड्स के डील्स और सप्लाई बंद कर देता है। सारे लोगों को रॉकी पर शक होता है और एंड्रयू अधीरा के पास आता है और उसे कहता है कि रॉकी ने बहुत सोना निकाला है, जितना हमने 25 साल में नहीं निकाला उतना उसने 2 साल में निकाला। तभी अधीरा कहता है कि हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और वो एंड्रयू से कहता है कि एक टनल जाता है जिसमें से हम वहाँ जा सकते और सीधा KGF के अंदर हम पहुँच सकते, और वो रास्ता ढूंढने का काम एंड्रयू को देता है। और यहाँ रॉकी माइनिंग बढ़ा देता है और चाचा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुझमें भी लालच बढ़ गई है, इतना सोना निकल के क्या करने वाला है तू, किसके लिए ये सब तू कर रहा है। और रॉकी कहता है कि ये सब मैं अपनी माँ शांति के लिए कर रहा हूँ। मैंने उसे जाते वक्त वादा दिया था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनकर रहूँगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो वहाँ एक आदमी को लेके आता है जो कि उसकी माँ की कब्र की देखभाल करेगा। वो इंसान और कोई नहीं, उसका बाप ही होता है। उसने कभी रॉकी की माँ शांति का ख्याल नहीं रखा और मरते दम तक उसे तकलीफ ही दी, इसलिए रॉकी उसे याद बुलाता है। या रीना को रॉकी पसंद आने लगता है और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। या राघवन रॉकी के खिलाफ सबूत ढूंढ लेता है जिसमें सब कुछ होता है कि रॉकी का पैसा कहाँ जाता है, किस ट्रस्ट के थ्रू वो पैसे ट्रांसफ़र करता है। और रमिका सेन राघवन से कहते कि उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लो और चार्जेस फाइल करो। यह रॉकी सीधे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रमिका से मिलने आता है और उसे कहते हैं कि ये फाइल लीजिए, इसमें सारे लोगों के नाम है जो पैसे खाते हैं, और वो खुद इस मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कंप्लेंट करता है। तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि इस फंड से हमारे सारे मेंबर्स को पैसे आते हैं, इसलिए आप ये कंप्लेंट मत लीजिए। और ये सुनकर रमिका भी शॉक हो जाती है और रॉकी अपनी कंप्लेंट वापस लेता है और चला जाता है। जाते वक्त रमिका रॉकी को चैलेंज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सारा कुछ छीन लूँगी और मैं तुम्हें नीचे गिरा के रहूँगी। यहाँ अधीरा को आखिर तीसरा रास्ता मिल जाता है और वो KGF के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। यह कमल और एंड्रयू आर्मरी और कोस्ट गेट के बाहर आते हैं और KGF को कवर करते हैं और अधीरा भी वहाँ आ ही रहा होता है। यहाँ रीना रॉकी से मिलने आती है और उससे कहती है कि मुझे खट्टा खाना है और ऐसे कुछ उसे इशारे कहती है, लेकिन रॉकी को समझ नहीं आता। और तभी वो कहती है कि माँ आने वाली है। ये सुनकर रॉकी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। या KGF के बाहर फायरिंग शुरू होती है और उनके गार्ड्स को मारने लगते हैं और यहाँ अंदर अधीरा भी रॉकी पर गोली चलाता है, मगर गोली रीना को लगती है और रीना नीचे गिर जाती है और मर जाती है। यार रॉकी के आदमी पर गोली चलती है और सब गार्ड्स मरने लगते हैं। रॉकी को समझ नहीं आता और फिर वो गुस्से में जाता है और अधीरा और रॉकी के बीच फाइटिंग होती है। रॉकी का गुस्सा बढ़ने लगता है, कभी रॉकी भारी पड़ता है तो कभी अधीरा भारी पड़ता है और रॉकी अपना हथौड़ा लेकर अधीरा को मारता है। और बहुत फाइटिंग होने के बाद आखिर रॉकी उसका गला दबाता है और अधीरा मर जाता है। रॉकी चाचा से पूछता है कि ये सब कौन से माइनिंग से आप अंदर आए। चाचा कहते हैं कि तीसरे माइन से, और रॉकी गुस्से में चला जाता है। दीपा कहती कि अब तो सब खत्म हो गया है, अब कहाँ जा रहा है रॉकी। तो विजेंद्र कहता है कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है और जिसे रॉकी ने पहचान लिया है। और रॉकी गन लेकर पार्लियामेंट जाता है और फायरिंग करने लगता है और वो फायरिंग रमिका पर नहीं बल्कि गुरु पंडित पर करता है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु पंडित ने ही अधीरा को बुलाया था और गुरु पंडित ने ही अधीरा को थर्ड माइन तक जाने का रास्ता भी दिखाया था। शेट्टी को इनायत खलील से मिलाने वाला भी यही था और अधीरा को बचाने वाला भी यही था। इस सारी फसल की जड़ यही था। और रॉकी गुरु पंडित को मार देता है और ये सब रमिका के सामने होता है और उसे मार कर रॉकी चला जाता है। और विजेंद्र कहता है कि मैंने कहा था कि KGF को सिर्फ एक ही आदमी डुबा सकता है और वो खुद रॉकी है। और यहाँ पेपर में छपता है कि गुरु पंडित को हार्ट अटैक की वजह से मर गया। यहाँ रमिका को गुस्सा आता है और वो आर्मी को डेथ वारंट देती है कि रॉकी को मार डालो। और वहाँ के रहने वाले सारे लोग KGF से बाहर निकलते हैं। यह कमांडोज रॉकी के रूम में आते हैं लेकिन वहाँ रॉकी नहीं मिलता और वहाँ का सारा सोना गायब होता है। यह कैप्टन कमांडो को कहता है कि रॉकी इंडियन ओशन में है और अभी हमें फैक्स मिला है और ये फैक्स भेजने वाला खुद रॉकी है। रॉकी सारा सोना लेकर वो खुद हमारे पास हमारे यहाँ ही आ रहा है और उसने यही फैक्स अमेरिका और इंडोनेशिया को भी भेजा है और सारे उसके पीछे है। कैप्टन रॉकी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं और यहाँ KGF के ऊपर रॉकेट्स निकल पड़ते। बस रमिका सेन के ऑर्डर्स के वेट कर रहे होते और रमिका ऑर्डर्स दे देती है और सारे लोग आंखों के सामने KGF को बॉम्ब से उड़ता हुआ देखते, KGF को बॉम्ब से तेज होते हुए देखते। और यहाँ रॉकी के ऊपर भी रॉकेट्स में से बॉम्ब निकलते हैं और उसके शिप की ओर बढ़ते हैं और यहाँ KGF भी खत्म होता है। रॉकी भी पानी में गिर जाता है और अपने साथ सारा सोना लेकर चला जाता है। यहाँ सारे मीडिया वालों को बहुत बुरा लगता है और रॉकी ने उन लोगों के लिए नया KGF टाउन बनाया होता है और बनने के बाद भी वो उन लोगों का साथ नहीं छोड़ता। ऐसा है हम सबका रॉकी भाई। और ये मूवी यही ख़त्म होती है। अब हमें इनमें एक सीन दिखाया जाता है
जहाँ रमिका सेन से कैप्टन बात करते और वो कहते कि रॉकी जहाँ मरा वहाँ की गहराई 20,000 फीट है और वहाँ हम सर्च भी नहीं कर सकते, और इंडोनेशिया और अमेरिका वाले उसके पीछे क्यों पड़े थे ये भी बिल्कुल नहीं पता। तभी हमें कहानी 3 महीने पहले दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी जो कि यूएसए से आता है को फाइल देता है जिसमें रॉकी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि साल 1978 से लेकर 1981 तक होते हैं, और वो फाइल रमिका सिंह के सामने रखते हैं। और यहाँ उस वार्ड बॉय को भी चैप्टर 3 की बुक मिलती है और ये इसी नहीं ख़त्म होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।